हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, उसने सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म ये किया था कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जो फ्रेंच कॉलोनीज़ थी उसमें उसने जो स्लेवरी थी उसको ख़त्म कर दिया। जो कॉलोनीज़ थी, कैरेबियन कॉलोनीज़, ये सारी कॉलोनीज़ हैं, वो क्या थी, एक इम्पोर्टेंट सप्लायर थी कमोडिटीज़ का, जैसे कि तम्बाकू है, इंडिगो है, शुगर है या कॉफ़ी, इन सबको बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सप्लाई करती थी। ठीक है। और जो व्यापार होता था, जो बिजनेस एक तरह से ट्रेड होता था, वो ट्रेंगुलर था, यानी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन्स के बीच में होता था। स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था 17वीं सेंचुरी में। 17वीं सेंचुरी में क्या शुरू हो गया था? स्लेव ट्रेड शुरू हो गया था। फ्रेंच मर्चेंट्स क्या करते थे, जैसे कि पोर्ट थे बोर्डो या नानते, तो वहाँ पर क्या करते थे, अफ्रीकन कोस्ट के ये वो थे पोर्ट, वहाँ पर जाते थे और वहाँ से जो लोकल मालिक होते थे, लोकल चीफ्टेंट्स होते थे, वहाँ से उन स्लेब्स को ख़रीद करके लाते थे। आफ्टर दैट उन स्लेब्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था, जो शिप्स होते थे, और फिर 3 मंथ का जो लंबा रास्ता होता था अटलांटिक से लेकर कैरेबियन तक, तो वहाँ तक उनको इसी तरीके से मतलब ठूस करके लाया जाता था। ठीक है। फिर वहाँ पर पहुँचने के बाद कैरेबियंस जो कॉलोनीज़ थी, वहाँ पर पहुँचने के बाद जो प्लांटेशन ओनर थे उनको ख़रीद लेते थे, क्योंकि जो यूरोपियन डिमांड थी, लोगों का ये सोचना था, जो प्लांटेशन ओनर थे, कि अगर हम स्लेव ट्रेड करेंगे तो उससे क्या होगा, हम उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जिससे शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो का मार्केट में ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। देखो, जो पोर्ट सिटीज़ थे, चाहे वो बोर्डो हो या नानते हो, उन्होंने अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया, स्लेव ट्रेड था उसको बढ़ाने के लिए। 18वीं सेंचुरी में थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म स्लेवरी के खिलाफ जो फ्रांस में शुरू हो गया था। नेशनल असेंबली ने इस चीज़ को लेकर डिबेट भी किया कि फ्रेंच कॉलोनीज़ में क्या हो रहा है, कि जो मानव के मूलभूत अधिकार हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन कोई भी उन्होंने लॉ पास नहीं किया, इस डर से कि जो बिजनेसमैन है, जिनकी इनकम पर वो डिपेंड करते हैं, बिजनेसमैन है, उनकी जो डिपेंडेंसी वो किस पर है, स्लेव ट्रेड पर है। और जो नेशनल असेंबली थी, उस पर उसकी डिपेंडेंसी किस पर थी, बिजनेसमैन पर। तो इसलिए उसने कोई भी लॉ ऐसा पास नहीं किया था। बट क्या हुआ कि जब कन्वेंशन बना 1794 में, तो उन्होंने स्लेव्स को फ्री कर दिया। उन्होंने जो दास थे उनको फ्री कर दिया, और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, 10 साल के लिए फ्री हुए होंगे। जैसे ही नेपोलियन आया, उसने दोबारा से स्लेवरी को ला दिया, उसने रीइंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को। तो फाइनली ये हुआ कि जो स्लेवरी थी वो फ्रांस में कब ख़त्म हुई? 1848 में ख़त्म हो गई थी। देखो, ये एक पिक्चर है, तो यहाँ पर ये जो स्लेव्स हैं इनको फ्री कर रहे हैं, कि ये जो लेडी है वो कपड़े वगैरह लेकर के आई है इन स्लेव्स के लिए, और ये इस तरीके से यहाँ पर इनकी फ्रीडम को लेकर के लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लोग थोड़ा सा अवेयर होने लगे थे चीज़ों को लेकर के। ठीक है ना। देखो, ये लिखा हुआ है पूरा, द प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब द एमांसिपेशन ऑफ emancipations of slaves. The tricolor banner on top carries the slogan the right of man। जो ट्राइकलर का बैनर है उस पर लिखा हुआ है राइट्स ऑफ मैन। और इस तरीके से जो फ्रेंच वीमेन है वो प्रिपेयर करती है सिविलाइज के लिए, कि जो अफ्रीकन से अमेरिकन इंडियन स्लेव्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, वो लोग कपड़े वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ ऐसा था नहीं। यहाँ पर आप समझो कि पॉलिटिक्स चेंज हुए थे, लोगों के कपड़े पहनने को लेकर के, उनकी लैंग्वेज को लेकर जो वो लोग यूज़ करते थे, और जो किताब वगैरह पढ़ते थे, क्या इन सब को लेकर के पॉलिटिकल चेंज हो सकते हैं। तो द फॉलोइंग ईयर 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस तरीके के जो चेंजेस थे वो 1789 में फ्रांस में लोग थे, जो मैन, वीमेन और चिल्ड्रन थे, उनकी लाइफ्स में देखे गए। The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice। ये रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये लॉ पास कर दिया था कि भाई जो आइडल्स हैं लिबर्टी और इक्वालिटी के, वो एवरीडे यानी कि प्रतिदिन प्रैक्टिस में होने चाहिए। मतलब सब कुछ फ्री कर दिया था उसने लोगों के लिए। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लॉ आया था जिसकी वजह से
इफ़ेक्ट पड़ा था फ्रांस में, जो वर्साइल का महल था 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 में उसको एबोलिश कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, सेंसरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया था। ओल्ड डिज़ाइन में क्या होता था कि जो रिटन मटेरियल था, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो न्यूज़पेपर हों, प्लेज हों, उनको तभी पब्लिश्ड और परफॉर्म किया सकता था जब उनको अप्रूवल मिल जाए राजा के सेंसर से। यानी कि राजा होता था वो, जब अगर उनको अप्रूव कर देता था उसके बाद ही वो किताबें छपती थी, या फिर जो आर्टिकल होते थे वो न्यूज़पेपर में छपते थे, या फिर जो प्लेज होते थे उनको परफॉर्म किया जाता था। लेकिन अब क्या था, नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब क्या था, अब ये डिक्लेयर हो गया था कि जो मानव के अधिकार हैं उसमें जो नागरिक हैं वो कुछ भी बोलने के लिए फ्री थे, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच था, दूसरा अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते थे वो। तो ये था, ये क्या था, एक नेचुरल राइट था उन लोगों का। ठीक है। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर फ्लोडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। अब क्या होने लगा कि जो न्यूज़पेपर थे, पैम्फलेट थे, बुक्स थी या प्रिंटेड पिक्चर थी, वो बहुत ज़्यादा फ्रांस में आने लगे। वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, और धीरे धीरे जो देहाती एरिया था वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें फैलने लगी। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कर्ड द इवेंट एंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस। ये सारी चीज़ें क्या डिस्क्राइब करती थी या डिस्कस करती थी, जितने भी इवेंट हुए थे, जो चेंजेस हुए थे फ्रांस के अंदर, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन द अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि प्रेस का फ्रीडम मिला था, जैसे कि लोग जो भी इवेंट हुए थे उनकी अपोजिशन को अगर वो एक्सप्रेस करना चाहते थे तो यहाँ पर वो एक्सप्रेस कर सकते थे। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिवल प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो प्लेस थे, जो सॉन्ग्स थे, जो फेस्टिवल हो रहे थे, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। दिस वॉज वन वे दैट कुड grasp and identify with the ideas such as liberty or justice that a political philosopher wrote about a length in text which only a handful of educated people could read। देखो, ये जो तरीके थे वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रहे थे उन आइडियाज़ को, जैसे लिबर्टी और जस्टिस के आइडिया को, जो कि पॉलिटिकल फिलोसोफर लिख रहे थे बड़े बड़े टेक्सेस में, बट जो एजुकेटेड पीपल थे वो इनको आराम से पढ़ सकते थे। ठीक है। ये देखो, लोगों को यहाँ फ्रीडम मिल गया है तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा खुश है। अब ये बात आती है नेपोलियन की, यानी कि सारा हो गया कि लोगों को वहाँ फ्रीडम मिल गया, राइट टू कहें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस देयर व्यूज़ वगैरह, ये सारे फ्रीडम वहाँ मिल गए थे। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस के एम्परर बना दिया। उसकी इस बात से जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी वो डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। वो क्या कोशिश कर रहा था कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको भी कॉन्क्वायर कर लें। ठीक है। और अपनी जो डायनेस्टी है उसको बढ़ाए। दूसरा, जहाँ पर उसकी फैमिलीज है उसी के मेंबर्स को वो आगे राजा के रूप में लेकर के जाए। तो नेपोलियन सोज इज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन ने अपना रोल यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में दिखाया है। उसने बहुत सारे प्रोटेक्शन, बहुत सारे लॉज पास किए थे, बहुत सारे जो लॉज होते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेमिकल सिस्टम। यानी देखो, उसने बहुत सारी चीज़ें सुधार भी किया था, जैसे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका जो प्रोटेक्शन है उसकी सिक्योरिटी उसने दी। दूसरा, सब जगह वेट एंड मेजर्स के जो यूनिफॉर्म सिस्टम था उसको लागू किया। इनिशियली मैनी सो नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बहुत सारे लोग नेपोलियन को कैसे देखते थे, एक लिबरेटर के रूप में देखते थे जो लोगों के लिए आज़ादी लेके आया था। लेकिन बहुत जल्दी नेपोलियन जो आर्मीज़ थी वो सब जगह दूसरों के ऊपर फोर्सेस इन्वेट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। एंड ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट द वॉर वाटरलू इन 1815।
और एंड में क्या हुआ कि मतलब वाटरलू का युद्ध हुआ था। वाटरलू में एक वॉर हुआ था जिसमें कि 1815 में हुआ था और उसमें नेपोलियन हार गया था।